अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो नावल लेकर हाजिर हुई हूँ उसका नाम है ज़ालिम हमसफ़र और इसके राइटर हैं कशमाला कासिम। तो चलिए बिना देरी के इसको जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बारिश पूरी ज़ोर शोर से जारी थी। दिसंबर भी शुरू हो चुका था, जिस वजह से ठंड मज़ीद बढ़ चुकी थी। रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा था, जिस वजह से पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था। वहीं हवेली में भी सारे मुकीन ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। लेकिन अगर हम हवेली की छत पर जाएं तो वहाँ दो वजूद ऐसे थे जो अभी तक जाग रहे थे, जिसमें से एक के चेहरे पर मुस्कान थी, सुकून था, जबकि दूसरा वजूद बारिश में भीगने के बाइस मुसलसल कांप रहा था, जिसके सामने वाले को कोई परवाह नहीं थी। मम्मा, मुझे सर्दी लग रही है, प्लीज़ मुझे जाने दें। आखिरकार हिम्मत जवाब देने पर कपकपाते नीले होठों के साथ उसने कह ही दिया, चुप करके वहीं खड़ी रहो, वरना मेरा तो पता है न तुम्हें। सिगरेट को होठों से जुदा करके धुआं हवा के सुपुर्द करे जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहता है, जबकि नज़रें मुसलसल उस पर जमी हुई थीं। वो उसकी धमकी और नज़रों से घबराकर फ़ौरन नज़रें नीची कर लेती है और ठंड से बचने के लिए दोनों हाथ सीने पर बांधकर अपने बाजू सहलाती है, मगर बेसूद। और वो मुसलसल उसे देखता उसकी हर हरकत नोट करता है। वो खुद तो बड़े मज़े से टांग पे टांग रखे ऐसी जगह बैठा सिगरेट फूंक रहा था जहाँ बारिश के पानी का एक कतरा भी आना मुहाल था, मगर उस बेचारी को बारिश में खुले आसमान तले खड़ा करके न जाने उसे क्या खुशी मिल रही थी। सच में बहुत सर्दी लग रही है, ये ना हो कि सर्दी सहते सहते मैं यहाँ ठंडी में मर जाऊं। वो सर उठाकर उसकी तरफ देखकर रोते हुए आखिरी कोशिश करती है कि क्या पता उसे तरस आ ही जाए उस पर, मगर सामने भी संगदिल था जिसे बस उसे तकलीफ में देखकर ही सुकून मिलता था, तो भला उस पर तरस क्यों खाता। फिर वो उसकी बात सुनकर हाथ में ली हुई सिगरेट को ज़मीन पर फेंक कर उसे अपने पांव तले से मसलता खड़ा होता है और शानों पर ली हुई गर्म शॉल को उतारकर कुर्सी पर रखता हुआ कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। आप क्यों आ रहे हैं? बारिश में भीग जाएंगे। अच्छा मैं यहाँ सही हूँ, प्लीज़ आप मत आएं। वो उसे अपनी तरफ आता देख घबराते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उसके न रुकने पर जब कुछ समझ नहीं आता तो वहीं ज़मीन पर बैठकर घुटनों में सर दिए रोने लग जाती है। वो उसके सामने पंजों के बल बैठकर मुस्कुराते हुए उसका रोता हुआ चेहरा देखता है और फिर अपनी मुस्कुराहट छुपाकर चेहरे पर फर्जी परेशानी लाकर उससे मुखातिब होता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें मरने दूंगा? अभी मैं जिंदा हूँ तुम्हें अजियत देने के लिए, तुम्हें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरता हुआ देखने के लिए। तो प्लीज़ यार ऐसा मत कहा करो कि तुम मर जाओगी। सच में यार मेरी जान निकल जाती है तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनकर। वो उसके चेहरे पर चिपके गीले बालों को अपने हाथों से उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, जिस पर वो मजीद रोने लग जाती है। अरे अरे रो क्यों रही हो यार? माना कि मुझे तुम्हारी आंख में आंसू अच्छे लगते हैं, मगर वो क्या है ना, इस बारिश की वजह से समझ नहीं आ रहा कि तुम रो भी रही हो। ये नहीं तो प्लीज़ यार चुप हो जाओ, रोने का कोई फ़ायदा नहीं। वो उसके आंसू साफ करते हुए बड़े प्यार से कहता है, जिस पर वो घबराकर पीछे दीवार से जा लगती है और वो मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ देखता है, जिससे उसके चेहरे पर भी बारिश की बूंदें पड़ती हैं। वो भी बारिश में पूरा भीग चुका होता है, मगर सामने वाली से कम। ए बारिश इतना न बरस यार, मेरे महबूब के आंसू नज़र नहीं आ रहे। वो शेर बोलकर जैसे ही मुंह नीचे करता है तो उसको वैसे ही रोता देखकर गुस्से से धाड़ता है। रो क्यों रही हो? बोला है ना चुप हो जाओ, समझ नहीं आता तुम्हें? वो उसके गुस्से से कहने पर घबराते हुए जल्दी से अपने आंसू साफ करती हिचकी लेती है। गुड, अब बताओ रो क्यों रही थी? आपकी नर्म लहजे में कहता है। मम्मा मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा, वो हिचकियाँ लेते हुए कहती है, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। शायद अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसे ऐसा रोता हुआ देख ज़रूर अपने सीने से लगा लेता, मगर सामने भी सितमगर था। चलो आंसू ना सही, मगर तुम्हें यूं कपकपाता हुआ देखकर मुझे जो सुकून मिल रहा है ना, उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, रात भी बहुत हो गई है और मौसम भी बहुत ख़राब है। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर सुकून फिर कभी ले लूँगा। अभी देखो कितना भीग गया हूँ, ये ना हो कि बीमार पड़ जाऊँ। वो अपने कपड़ों की तरफ इशारा करके कहता है, जो बिल्कुल भीग चुके होते हैं। और वह सर उठाकर उसे देखकर माथे पर बल डाले सोचती है कि इसे बस अपने बीमार होने की फिक्र है, जो बारिश में बस 5 मिनट रहा और जो वो 2 घंटे से बारिश में भीग रही है, ठंड से काँप रही है। उसकी कोई फिक्र नहीं है कि वो भी बीमार पड़ सकती है। वो बस सोच ही सकती थी, बोलने की हिम्मत जो नहीं थी। और हाँ, तुम भी आधे घंटे बाद चली जाना। अब मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ कि तुम्हें पूरी रात के लिए बारिश में भीगने के लिए छोड़ दूँ। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी एहसास है तुम्हारा, मेरी प्यारी बीवी। वो जाते हुए कुछ याद आने पर मुड़ के चेहरे पर मासूम में सजाए कहता है और फिर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। और वो बस रोते हुए उसकी पुश्त को तकती रह जाती है कि क्यों उसने इस जालिम से मोहब्बत की, क्यों इसने इस जालिम को अपने दिल का बादशाह बनाया। और अब यही जालिम उसका मिजाज खुदा भी था। वो अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। शायद सारी ज़िंदगी उसने इस जालिम को जुल्म सहने ही थे। सुहा सुहा, कहाँ हो बेटा?
जी अम्मी, मैं इधर हूँ। सुहा, जो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी बालों की चोटी बना रही होती है, आसिया की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ मुँह करे उन्हें देखकर कहती है, जो सामने ही उसे नजर आती हैं। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, इसी वजह से तुम्हें हर बार जॉब नहीं मिलती। इतनी लेट जाओगी तो कौन अपने ऑफिस में जगह देगा तुम्हें? आसिया सुहा के कमरे में आकर कहती हैं। अम्मी, रोज़ रात में कहकर सोती हूँ कि मुझे 6 बजे ही उठा दिया करें, मगर आप ही मुझे देर से उठाती हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो अपनी आंखों में सुरमा लगाकर आईने में अपना जायजा लेते हुए, गोरा और शफाफ चेहरा, उस पर बड़ी और खूबसूरत ब्राउन आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी छोटे होंठ, और जो उसे मजीद खूबसूरत बनाते थे वो थे उसके लंबी रेशमी काली बाल। कद काट में वो नॉर्मल थी, न ज़्यादा लंबी, न ज़्यादा छोटी, और न ज़्यादा पतली, न ज़्यादा मोटी। वो मासूम सी बहुत प्यारी लड़की थी। तोबा सोहा, कितना झूठ बोल रही हो। मैं आई थी तो तुम्हें उठाने, तुमने ही मुझे कहा था कि अम्मी बस 5 मिनट रुक जाएं, और तुम्हारे 5 मिनट देखो 1 घंटा हो गया है। आसिया अपनी बेटी की बात पर कानों को हाथ लगाकर कहती हैं। अच्छा ऐसा है, पता नहीं, शायद मैं नींद में थी तभी पता नहीं चला। चलें, अब जब भी मुझे उठाना हो तो मुझे झिंझोड़ के उठाइएगा, ठीक है? वो अपनी मुस्कुराहट दबाकर सर पर चादर लेते हुए कहती है, जिस पर आसिया उसे घूरी से नवाजती हैं। देखो, ये ना हुआ कि अपना कमरा ही साफ कर लो, बस माँ के ऊपर छोड़ा हुआ है कि माँ है ना, वो साफ कर लेंगी। आसिया सुहा का कंबल तय लगाते हुए बड़बड़ाती हैं। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, दुआ करिएगा कि आज जॉब मिल जाए। वो अपनी और बेइज्जती से बचने के लिए बाहर का रुख करती है। सोहा, अपने अब्बू से मिलती हुई जाना। अब्बू उठे हुए हैं? उसे हैरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर वो इस टाइम सो रहे होते थे। हाँ, तुम्हारे लिए ही उठे थे, कह रहे थे कि सोहा से कहना मुझसे मिलकर जाए। अच्छा ठीक है। वो इस बात में सर हिलाकर गफ़्फ़ार के कमरे का रुख करती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। सुहा गफ़्फ़ार के कमरे का दरवाज़ा खोलकर सलाम करती है, जो बेड पर आंखें बंद करे लेटे होते हैं, मगर सुहा की आवाज़ पर आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वो हाथ की मदद से उठकर बेड से टेक लगाकर बैठते हैं। अब्बू, आपने आज मेडिसिन क्यों नहीं ली? वो उनके सामने बैठकर थोड़ा खफा सी कहती है। मेरी बेटी को कैसे पता चला कि मैंने आज मेडिसिन नहीं ली? क्योंकि आज आप सो नहीं रहे। जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको नींद आती है, जिस वजह से आप सो रहे होते हैं, और आज आप जाग रहे हैं, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि आपने मेडिसिन नहीं ली। हाँ, क्योंकि आज मैंने अपनी बेटी से मिलना था। मेरी बेटी रोज़ मुझसे मिले बगैर ही चली जाती है, और फिर जब मैं उठता हूँ तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र लगी रहती है। वो उसका हाथ पकड़े प्यार से कहते हैं, जिस पे सुहा अपने बाप के इतने प्यार पर दिल से मुस्कुरा देती है। लेकिन अब्बू, आपको पता है कि मेडिसिन आपके लिए कितनी ज़रूरी है? उसे फ़िक्र होती है। अच्छा, अभी ले लूँगा। तुम बताओ, कहाँ जॉब मिली तुम्हें? वो बात बदलते हुए कहते हैं। अब्बू कहाँ, अभी 4 दिन से जा रही हूँ, मगर कहीं जॉब नहीं मिल रही। आज एक कंपनी से कॉल आई है कि आकर इंटरव्यू दे दें। दुआ करें आज जॉब मिल जाए वहाँ। बेटा, मैं सही हूँ, मैं अब दुकान पर बैठ सकता हूँ, तुम क्यों? नहीं अब्बू, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। डॉक्टर ने, पता है ना, आराम का कहा है आपको, तो बस आप आराम करें और मेरी फ़िक्र ना करें। मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आज जॉब मिल जाएगी, तो मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप बस टेंशन ना लें प्लीज़, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो उनकी बात को बीच में ही काट देती है, जिस पर गफ़्फ़ार बस खामोशी से उसे देखते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम रोहान से बात करती हो? वो कुछ याद आने पर पूछते हैं, जिस पर वो नज़रें झुका लेती है। इसका मतलब करती हो? मैं पूछ सकता हूँ क्यों? अब्बू, वो भाई है मेरे, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप सब उनको छोड़ सकते हैं, मगर मैं नहीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है अब्बू, प्लीज़ आप भी उन्हें माफ़ कर दें। वो उनका हाथ पकड़े आंखों में उम्मीद लिए कहती है। वो उसकी बात को इग्नोर करके मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख देते हैं, जिसका मतलब था कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, और सोहा उनका मतलब समझकर फीकी सी मुस्कुराहट लिए खड़ी हो जाती है। उसे पता था कि हर बार रोहान के जिक्र पर ऐसे ही बात बदल जाती थी, इसीलिए वो अब ज़्यादा नहीं कहती थी। गफ़्फ़ार और आसिया के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा रोहान, उससे छोटी सोहा, और सबसे छोटा सैफ। गफ़्फ़ार को अपनी मेन मार्केट में लेडीज़ कपड़ों की दुकान थी, जिससे उनका घर का गुजारा बहुत अच्छे से चलता था। मगर 6 माह पहले गफ़्फ़ार को हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से वो अब घर में ही रहने लगा था, और घर का निज़ाम एकदम ही दरहम बरहम होकर रह गया था, क्योंकि वही कमाने वाला था। रोहान तो शादी करके दुबई में ही सेटल हो गया था, जिससे गफ़्फ़ार ने अपना मरना जीना सब खत्म कर दिया था। लेकिन सोहा अपने भाई से अब भी कॉल पर बात करती थी। उसे लगता था कि उसके भाई ने कुछ गलत नहीं किया। दोनों बहन भाई में 10 साल का फ़र्क होने के बावजूद उन दोनों के प्यार को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये दोनों जुड़वा हों। अब घर तो चलाना था ना, तो इसीलिए सोहा ने जॉब करने का फ़ैसला किया और निकल पड़ी जॉब ढूंढने के लिए। गफ़्फ़ार ने उसे मना भी किया, मगर ये मेरा शौक़ है कहकर उसने उन्हें राज़ी कर लिया। ये मंजर है खूबसूरत कमरे का, जहाँ हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। खिड़की से नेट के सफ़ेद पर्दों को चीरती धूप की किरण उसके कमरे के अंधेरे को आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रही थी। यकीनन सूरज आसमान पर चढ़ चुका था। इसी रोशनी में बेड पर एक वजूद नजर आ रहा था,
जो आराम से औंधे मुंह लेटा तकिए में मुंह दिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। एक हाथ उसका बेड से नीचे लटक रहा था जबकि दूसरा तकिए के ऊपर था। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अंधेरे में डूबे कमरे की खामोशी को मोबाइल की रिंग तोड़ती है, मगर जो वजूद बेड पर औंधे मुंह लेटा था उससे तो जैसे कानों में रुइयां डाली हुई हैं। ट्रिंग ट्रिंग। अब की बार मोबाइल की आवाज़ पर उस वजूद में हल्की सी हरकत हुई तो वो बगैर मुंह तकिए से हटाए हाथ को ढूंढने के अंदाज में बेड के साइड टेबल पर मारता है और जैसे ही मोबाइल हाथ लगा उसे ऑफ कर दिया। शायद उसे अपनी नींद ज़्यादा ही प्यारी थी। साहब जी। रूम का दरवाज़ा खोले एक मुलाजिम अंदर आकर उसे आवाज़ देता है, जो आराम से सो रहा होता है। क्या है इलाही बख्श? नींद में डूबी भारी आवाज़ से उसी पोजीशन में कहता है, जबकि बेड से नीचे लटके हाथ को अब ऊपर कर लेता है। साहब जी उठे बड़े साहब, कब से आपको फ़ोन कर रहे हैं? साहब जी। वो उसे ना उठता देखकर जल्दी से खिड़की के पास जाकर वहाँ से पर्दे साइड पर करता है, जिससे रोशनी की एक बल्ब की तरह पूरे कमरे में फैल जाती है। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ते ही वो अपना तकिया अपने मुंह पर ले लेता है। ट्रिंग ट्रिंग। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। मुलाजिम अपने मोबाइल पे कॉल आता देख फ़ौरन उसे अटेंड करके अपने कान से लगाता है। नहीं साहब जी, कब से उठा रहा हूँ मगर नहीं उठ रहे। आगे वाले के सवाल पर वो बेचारा मजलूम सा मुँह बनाकर उसे देखकर कहता है, जो टस से मस नहीं होता। जी साहब जी, मैं कहता हूँ। छोटे साहब उठे, माँ जी आपसे बात करने का कह रही हैं और गुस्से में भी हैं। बस मुलाजिम का कहना था और वो झट से आंखें खोले करंट खाकर उठता है। नींद से आधी खुली तो आधी बंद काली आंखें, तीखी नाक और छोटे से होंठ बिखरे हुए माथे पे आते बाद, जिसे वो अपने हाथ से साइड पर करके जल्दी से उसके हाथ से मोबाइल लेकर कान से लगाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम दादी। नींद में डूबी भारी आवाज़ में कहता है। दुखान, इतनी देर तक कौन सोता है बेटा? टाइम देखा है क्या हो रहा है? मोबाइल में से एक उम्र रसीदा खातून की आवाज़ गूंजती है। नहीं दादी, बस उठने ही वाला था। जी ठीक है दादी, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अरे आप फिक्र ही ना करें, जहाज़ की स्पीड से आऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बात ख़त्म होने के बाद मुस्कुराते हुए मोबाइल कान से हटाकर इलाही बख्श को देता है। इलाही बख्श, तुमने झूठ क्यों कहा कि दादी गुस्से में है? वो माथे पर बल डालकर पूछता है। वो छोटे साहब जी, बड़े साहब ने कहा था कि मैं आपको ऐसा ही कहूँ तो आप फ़ौरन उठ जाएगा। वो अपने दादों की नुमाइश करता हुआ कहता है, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाता है जैसे कह रहा हो, तुम हमेशा अपने बड़े साहब के ही चमचे रहना। नाश्ता लगाओ जब तक मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। बेड से उठकर पाँव में हवाई चप्पल को डाले खड़ा होकर कहता है। साहब जी आज ऑफिस तो नहीं जाना ना? नहीं जाना है, बस 5 मिनट का काम है, फिर वहीं से ही हवेली के लिए निकल जाऊँगा। जी साहब जी आप आ जाए, जब तक मैं गाड़ी भी निकलवा देता हूँ। वो कहता ही कमरे से बाहर जाता है और दुखान अस्बात में सर हिलाकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। सोहा जैसे ही रिक्शे से उतरती है तो नज़र सामने बड़ी सी बिल्डिंग पे जाती है, जो अपनी मिसाल आप थी। वो सामने कंपनी को देखते हुए ही रिक्शे वाले को किराया देकर जैसे ही कंपनी के अंदर दाखिल होने लगती है तो पीछे से एक मर्दाना आवाज़ पर रुक जाती है, जिसने यकीनन उसे ही मुखातिब किया था। वो जैसे ही मुड़ती है तो कोई 27-28 साल नौजवान सफ़ेद शलवार कमीज़ में उसकी तरफ आ रहा होता है। ये आपका पर्स। वो उसकी तरफ पर्स बढ़ाते हुए कहता ही है कि सोहा उसके हाथ में अपना पर्स देखकर ही गुस्से से आग बगुला हो जाती है। चोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पर्स चुराने की? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? वो उसके हाथ से अपना पर्स छीनकर गुस्से से कहती है, जिससे सामने वाले के माथे पर बल आ जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं कहाँ से आपको चोर लगता हूँ? मैं तो कंपनी से निकल रहा था कि देखा आप अपना पर्स फेंक कर जा रही हैं। मैंने तो आपका पर्स आपको दिया है। एक तो बेचारे ने उसकी मदद की और ऊपर से वो उसे ही सुना रही थी। अच्छा, जब एहसास हुआ कि चोरी करना गुनाह है तो ऐसे बहाने बना रहे हो। मैं सब समझती हूँ तुम चोरों को। वो अपनी कमर पर हाथ रख के गुस्से से कहती है। सॉरी आंटी, जो आपका पर्स वापस किया, इससे अच्छा था कि लेकर भाग जाता, तब आप खुश हो जाती। वो उसको आंटी की तरह लड़ता देख दांत पीस कर कहता मुड़ता ही है कि सुहा उसके सामने आ जाती है। तुमने आंटी किसको कहा दादाजी? तुम्हें मैं आंटी लगती हूँ? अभी मैं जून में 22 साल की होंगी। सोहा को अपना आंटी कहना इतना बुरा लगा कि उसने अपनी उम्र भी बता दी। क्या कहने सोहा के। अरे वाह, ये अच्छा है। जिस भी लड़की की उम्र पूछनी हो उसे आंटी कह दो। अच्छा आइडिया दिया है आपने, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। वो हंसते हुए कहता है, जिस पर सोहा को और गुस्सा आता है। बात मत बदलो, माफ़ी मांगो मुझसे। और हंसने की ज़रूरत नहीं है, वरना 32 के 32 दांत तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। तुम क्या मेंटल हो? हॉस्पिटल से भाग कर आई हो जो मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो? बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे जानते नहीं हो। ये जो कंपनी देख रही है ना, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? सोहा, जिसे खुद अभी जॉब नहीं मिली थी, वो यहाँ की मैनेजर बनकर बैठी थी। ओह सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था आप यहाँ की मैनेजर हैं। प्लीज़ आप बॉस को नहीं बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वो डर के जल्दी से उससे माफ़ी मांगता है तो सोहा भी थोड़ा अकड़ कर इस बात में सर हिलाती है। ठीक है जाओ, आगे से एहतियात करना। वो हाथ के इशारे से उसे जाने का कहती है, जिस पर वो जाते हुए एकदम रुकता है। मैम बस एक सवाल कर सकता हूँ?
जल्दी करें, मुझे जाना भी है, वो मसरूफ़ से अंदाज में कहती है। मैम, आप तो यहाँ की मैनेजर हैं, तो आप रिक्शे में? मेरा मतलब आपकी तो अपनी गाड़ी में आना चाहिए था ना। उसे समझ नहीं आती इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर रिक्शे में आती है। और सोहा उसके सवाल पर शर्मिंदा सी इधर उधर देखती है। हाँ हाँ, वो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो मुझे इसमें आना पड़ा। और आप क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं? जाए अपने काम से काम रखें। वो जल्दी से कहकर कंपनी के अंदर जाती है कि कहीं और कोई सवाल ही ना पूछ ले, और वो भी कंधे उचकाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जाता है। सोहा गफ्फार, एक लड़की सोहा के पास आकर पूछती है, जिस पर सोहा इस बात में सर हिलाती है। जी, मैं सोहा गफ्फार हूँ, आपको सर ऑफिस में बुला रहे हैं। वो लड़की कहती आगे निकल जाती है और सोहा अल्लाह का नाम लेकर ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाती है। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? सोहा दरवाजे नॉक करके इजाज़त मांगती है, जिस पर ऑफिस में बैठी शख्स, जिनकी उम्र तकरीबन 50 के बराबर थी, फाइल से नज़र उठाकर इजाज़त देता है। जी, आ जाए मिस सोहा गफ्फार, बैठिए। सोहा के अंदर कदम रखने पर वो सामने चेयर की तरफ इशारा करते हैं, तो सोहा भी चेयर खींचकर बैठ जाती है। जी मिस सोहा, आपने यहाँ आने से पहले कहीं जॉब की है? वो फाइल बंद करे पूरी उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। नहीं सर, ये मेरी पहली जॉब होगी। हम कैसे यकीन करें कि आप ये जॉब अच्छे से करेंगी? आपने तो पहले कभी कहीं जॉब नहीं की, यकीनन आपको इतना आइडिया भी नहीं होगा जॉब के बारे में। नहीं सर, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, और मैं आपको भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। वो मुस्कुराते हुए पूरे एतमाद से कहती है, जिससे सामने बैठा शख्स भी मुतासिर होता है। गुड, अच्छा लगा आपके एतमाद को देखकर। वो कहते ही एक लेटर पर साइन करते हैं, जिसे सोहा बड़ी गौर से देखती है। ये लीजिए, कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर लीजिएगा। वो लेटर सोहा की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, जिसे वो मुस्कुराते हुए लेती है। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। कोई बात नहीं बेटा, बस आपने दिल लगाकर काम करना है, ताकि हमारे बॉस भी खुश हों। वो खुश दिली से कहते हुए, और सोहा हैरानी से उन्हें देखती है। क्या मतलब, अब बॉस नहीं है? वो तो उन्हें ही बॉस समझ रही थी। नहीं, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं मैनेजर हूँ। वो उसकी बात पर मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाते हैं, और सोहा, जो अपने आप को कुछ देर पहले मैनेजर बना बैठी थी, अब खुद से ही शर्मिंदा होती है, मगर फिर खुद को संभाल कर पूछती है, लेकिन सर, अगर बॉस ने मुझे निकाल दिया तो? उसे अपनी भी फिक्र होती है कि कहीं उसे जॉब से ना निकाल दें। अरे नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे किसी को बिला वजह फायर नहीं करते। अच्छा चलें, ठीक है सर, फिर मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी। उसे थोड़ी तसल्ली होती है, तो मुस्कुराते हुए खड़े होकर कहती है, जी बिल्कुल। वो भी कहते फाइल में झुक जाते हैं, और सोहा अपना बैग कंधे पर डाले ऑफिस से बाहर आ जाती है। कशिश, तुमने राबी को देखा है? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है। हाँ, वो कॉफ़ी लेने गई है, अभी आती होगी, तुम बैठो। कशिश उसे अपने बराबर में बैठने का कहती है। यार, एक तो इस लड़की ने तंग कर दिया है। वो बैठने के साथ ही बुरा सा मुंह बनाकर कहता है। अच्छा, क्या किया है मेरी प्यारी सी दोस्त ने? वो हंसते हुए उसे देखकर कहती है, जिस पर वो उसे आंखें दिखाता है। बस वही तुम्हारी दोस्त नहीं है, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम हमेशा उसकी साइड लेती हो, जबकि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों की दोस्त हूँ मैं, मगर तुम दोनों जब साथ होते हो तो मुझे पूछते भी नहीं हो, और जब लड़ाई कर लेते हो तो यहाँ मेरे पास आ जाते हो। अब ऐसा भी नहीं है कशिश, मैं तुम्हें दिल से दोस्त मानता हूँ। हाँ, राबी का कुछ कह नहीं सकते। वो बेंच पर बैठे पीछे टेक लगाकर कहता है। आरजी। वो सामने स्टूडेंट को देखे कहता है, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। वो उसकी तरफ मुंह बात करने के लिए अल्फाज तरतीब देती है। हाँ कहो, क्या कहना है? इसके बाद मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए एक खबर है। वो मुस्कुराते हुए कहता है। अच्छा, पहले तुम बताओ क्या बात है, फिर मैं बताऊंगी। अच्छा तो सुनो, मैंने राबी को प्रपोज कर दिया है, और बहुत जल्द उसके घर रिश्ता लेकर भी जाने वाला हूँ। वो उसके करीब होकर सरगोशी में कहता है, और कशिश के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम ही सिमट जाती है। ओह अच्छा, मुबारक हो। वो जल्दी से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहती है। खैर मुबारक, अब तुम बताओ, तुमने क्या बताना था? मैंने कुछ नहीं, वैसे राबी ने तो नहीं बताया मुझे। वो बात बदलते हुए कहती है। अच्छा, पता नहीं, शायद उसे याद नहीं होगा। वैसे देखो, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, तभी तुम्हें मैंने बताया है, राबी से भी पहले। हाँ, वो सामने देखते हुए कहती है। उसे पता नहीं क्यों घबराहट होती है, जबकि वो खुले माहौल में बैठी थी। मुझे लगता है राबी क्लास लेने के लिए चली गई होगी, चलो हम भी चलते हैं। वो अपना बैग उठाकर कहता है, तो वो भी उसके साथ खड़ी हो जाती है, और फिर दोनों अपने कदम क्लासरूम की तरफ बढ़ाते हैं। आज दुर्रानी मेंशन में ईद का सा समा था। हर किसी के चेहरे से खुशी झलक रही थी, और खुशी भी क्यों ना होते, आज हवेली में पूरे 1 साल बाद दुखान दुर्रानी आ रहा था। वो भी दुखान दुर्रानी की बदौलत ही हो सका था। कब तक पहुंचेगा दुखान? अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उसे। दादी हवेली के बैरूनी दरवाजे पे खड़ी न जाने कब से हवेली के मेन गेट को तक रही थी। सिर्फ दादी ही नहीं, सब हवेली वालों का हाल दादी जैसा ही था। अम्मा जी, मैंने पूछा है उससे, बस पहुंचने ही वाला है।
अनवर अपनी माँ को बेचैन देखकर कहते हैं, जो पोते को देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही जज्बाती थी। लो जी, आ गया दुखान। रुखसाना हवेली के मेन गेट में दाखिल होती बीएमडब्ल्यू की तरफ इशारा करती हैं। काले रंग की बीएमडब्ल्यू उन सब के सामने आकर रुकती है और रुकते ही दरवाज़ा खोले दुखान सफ़ेद शलवार कमीज में आंखों पे काला चश्मा लगाए पूरी वजाहत के साथ उतरता है और उतरते ही सीधे कदम पहले दादी की तरफ बढ़ाता है, जो अपनी बाहें खोले उसके इंतज़ार में खड़ी होती हैं। कैसा है मेरा शेर बच्चा? बिल्कुल ठीक दादी, आपके सामने हूँ, वो उनसे अलग होकर मुस्कुरा कर कहता है। अगर दादी पोते का मिलना हो गया हो तो हमसे भी मिल लो, यहाँ लंबी लाइन लगी है आपसे मिलने के लिए। अहद अपने पीछे इशारा करता है, जहाँ से उससे मिलने के लिए सारे कतार की सूरत में खड़े होते हैं। यार, ऐसा लग रहा है मैं लाहौर से नहीं चांद से आया हूँ। इस तरह का वेलकम तो तब भी नहीं हुआ था जब मैं बाहर से पढ़कर आया था। हाँ, क्योंकि उस वक्त आप अपने लिए कामयाब होकर आए थे और आज आप दुर्रानी फैमिली के लिए कामयाब होकर आए हैं, इसीलिए। आहद के बजाय साद उससे गले मिलते हुए कहता है, जिस पर वो हंसते हुए इस बात में सर हिलाता है। चलो बाद में मिलना सब। आजा बेटा, अंदर चलते हैं। देख गर्मी कितनी हो रही है, ये ना हो कि काला हो जाए मेरा बच्चा। दादी उसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ कदम बढ़ाती हैं तो बाकी सभी मुस्कुराते हुए उनके पीछे चलते हैं। असफन साहब और रशीदा बीबी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा अनवर, उनसे छोटा एजाज और सबसे छोटी आमिना। असफन साहब का 10 साल पहले ही इंतकाल हो गया था, जिस वजह से रशीदा बीबी ने ही सबको संभाला था। अनवर और रुखसाना का एक बेटा था, दुखान। उसके बाद आजाज और फायजा के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा अहद, जो दुखान की उम्र का ही था और दोनों में दोस्ती भी बहुत थी। इससे छोटा साद और उससे छोटी ऐनी। फिर आती हैं आमिना, जो बेवा थी और अपने बच्चों के साथ यही हवेली में रहती थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। बड़ी बेटी जोया, उससे छोटा अदनान और उससे छोटी जोहरा। यूं ये सारे इस हवेली की जान थे, बल्कि उनसे ही हवेली थी। अम्मी अब्बू, ये देखिए मुझे जॉब मिल गई। सुहा खुशी से आसिया और गफ्फार के सामने लेटर लहराते हुए कहती है। मुबारक हो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आसिया उसे खुद से गले लगाकर दुआ देती हैं। और पता है अब्बू, वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, सब बहुत तमीज़ से बात करते हैं। सुहा गफ्फार के बराबर में बैठकर बताती है, मगर गफ्फार को चुप बैठा देखकर एक नज़र आसिया को देखकर गफ्फार से मुखातिब होती है। अब्बू, आपको खुशी नहीं हुई मेरी जॉब की? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भला क्यों खुशी नहीं होगी? वो उसके सर पर हाथ रख के कहते हैं। तो फिर आप चुप क्यों हैं? बस ये सोच रहा हूँ कि काश मैं ठीक होता तो मेरी बेटी को दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती। अब्बू, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे कोई मुश्किल नहीं होती, बल्कि मैंने कहा था ना कि ये मेरा शौक़ है, तो बस मुझे तो खुशी हो रही है कि इतनी अच्छी कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। वो उन्हें तसल्ली देते हुए कहती है। काश रूहानी यहाँ होता तो सोहा को यूँ जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही अपनी दुकान संभाल लेता। आसिया गफ्फार साहब की तरफ देखकर बोलती हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे सामने उसका जिक्र मत करा करो, तो क्यों तुम लोग उसका जिक्र शुरू कर देते हो? अगर मुझे मारना है तो वैसे ही मार दो, उसका जिक्र क्यों करते हो मेरे सामने? गफ्फार साहब गुस्से में खड़े होकर आसिया को सुनाते हैं। अब्बू अम्मी बस, सुहा बोलती ही है कि गफ्फार उसकी बात सुने ही वहाँ से चले जाते हैं। अम्मी ना करा करें ना अब्बू के सामने भाई का जिक्र, पता भी है आपको कि वो गुस्से में आ जाते हैं। मैंने क्या कहा है सोहा, मैंने तो बस एक बात कही है। आसिया बेचारी सा मुँह बनाकर कहती हैं। अच्छा चले, उदास मत हो, आज भाई से बात करेंगे, ठीक है? वो उन्हें खुशी करने के लिए कहती है, जिस पर मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाती हैं। चलो जाओ फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है, वो कहती अपना बैग और चादर उठाकर कमरे की तरफ जाती है और आसिया किचन की तरफ। सही से खाना खा मेरे बच्चा, देख कितना कमज़ोर हो गया है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे जब दादी दुखान के प्लेट पे चावल डालते हुए कहती हैं। खुदा को माने दादी, कहाँ से आपको कमज़ोर लग रहा है, बल्कि पहले से सेहतमंद होकर आया है। आहद दादी की बात सुनकर फ़ौरन कहता है, तू चुप करके खाना खा, ये सेहतमंद नहीं। वो क्या कहते हैं दुखान? क्या दादी? दुखान ना समझी से कहता है। अरे वही जो आजकल के लड़के वहाँ जाकर अपने हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं। दादी अपने दोनों हाथ को मुट्ठी बनाकर आगे पीछे करके बताती हैं, जिस पर सब अपनी मुस्कुराहट दबाकर नीचे मुंह करे खाना खाते हैं। दादी, उसे जिम कहते हैं, और जो आप ऐसे ऐसे कह रही हैं ना, उसे हम बॉडी बनाते हैं। वो अपनी हंसी दबाकर कहता है। हाँ वही कह रही थी, सेहतमंद नहीं हुआ, जिम में जाके ऐसा हो गया है, जबकि अंदर से अब भी कमज़ोर है। दादी नाक से मक्खी उड़ाकर कहती हैं। नानू, हम तीनों भी जिम जाते हैं, मगर आपने तो कभी नहीं देखा। अदनान थोड़ा रूठेपन से कहता है। वैसे तुम्हारी बॉडी है कहाँ? जोया उसका जायज़ा लेते हुए कहती है, जो कमज़ोर सा होता है मगर नज़र नहीं आती, वो अलग बात है। अदनान की जगह साथ कहता है। और तुम्हारा क्या ख्याल है? दुखान उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर कहता है, जो अदनान से बस थोड़ा सा बेहतर होता है। अरे हम अगर बॉडी बनाए तो भी नहीं लगता कि बॉडी बनाई है। साथ की बात को जहरा मुकम्मल करती है। हा 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 हा, ये बात की ना मेरी बहन ने।
आहद उसके हाथ पे ताली मार के कहता है, अच्छा अब चुप हो जाओ दुखान, तुम बताओ वापसी कब की है। अनवर सबको चुप करा के दुखान से पूछते हैं, जो खाना खाते हुए उनकी बातें एंजॉय कर रहा होता है। बस बाबा परसों चला जाऊंगा, वो अपनी हाथ को टिश्यू से साफ करके कहता है। क्या परसों? मगर तुम तो आज ही आए हो, रुखसाना खाना छोड़कर उसे कहती है। हाँ तुम पूरे 1 साल बाद आए हो और इतनी जल्दी? आमना भी खाने से हाथ रोक के कहती हैं। नहीं अभी रुको कुछ दिन। दुखान बोलने ही लगता है कि फ़ाइज़ा भी बात में अपना हिस्सा डालती है, तो एजाज भी कहते हैं, दिन क्यों, पूरा महीना रुको। क्यों अम्मा? वो कहते ही अम्मा से पूछते हैं, ये नहीं जाएगा, तुम लोग फिक्र मत करो। दादी का भी कमाल का एतमाद था। अरे मुझे तो कोई बोलने दो। दुखान सबको नॉन स्टॉप बोलता देखकर खड़े होकर कहता है, जिस पर सब हैरत से खाना छोड़े उसे देखते हैं कि इसे अचानक क्या हुआ। हाँ बोल लेना, मगर बैठ जा, यहाँ जलसा थोड़ी करना है जो तू खड़ा हो गया है। अहद उसे दोबारा कुर्सी पर बिठा कर बोलता है, कोई सुन ही नहीं रहा मुझे, जब बोलने लगो तो कोई ना कोई शुरू हो जाता है। वो कहता सबकी तरफ देखता है, जो चुप से उसे देखते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मेरी मीटिंग है परसों और मुझे लाजमी जाना है। अगर नहीं गया तो नुकसान होगा कंपनी को, जो मैं होता नहीं देख सकता। सही कह रहा है दुखान, अभी तो कंपनी टॉप पर जाने लगी है, अगर अभी ही हम लापरवाही दिखाएंगे तो फिर तो हो गया ना काम। अनवर भी अपने बेटे की साइड लेते हैं। सही है भाई, शादी भी वहीं करना और अपनी बीवी को भी वहीं रखना, हमारा तो कोई हक है ही नहीं ना। दादी खफासी कहती हैं, जिस पर दुखान अपनी चेयर से उठकर दादी को पीछे से हक करे बड़े प्यार से कहता है, किसने कहा दादी मैं अपनी बीवी को लाहौर लेकर जाऊंगा, वो यहीं रहेगी आपके पास, यहीं हवेली उसका घर होगा। दादी मान जाएं, जब बीवी इधर होगी तो ये भी इधर ही होगा। आहद दादी को आंख मार के कहता है, जिस पर दादी के साथ सभी हंसने लग जाते हैं। जी दादी, अहद सही कह रहा है, जब बीवी इधर होगी तो मैं लाहौर में क्या अचार डालूंगा। दुखान अहद की बात पर कहता है, शर्म करो दुखान, बहनें बैठी इधर और तुम कैसी बातें कर रहे हो। रुखसाना उसे आंखें दिखाते हुए कहती हैं, जिस पर वो शर्मिंदा सा मुस्कुराता हुआ दोबारा चेयर पर आकर बैठ जाता है। सैफ बस आखिरी बार जाके देख लो अब्बू सो गए हैं या नहीं। सोहा हाथ में मोबाइल लिए सैफ की मिन्नत करती है। हाँ आप ही, मैं देख कर आया हूँ, अब्बू सो रहे हैं। नहीं एक दफ़ा और देख कर आओ। अम्मी आप ही पागल हो गई हैं क्या, 4 दफ़ा जा चुका हूँ देखने और आप भी कुछ नहीं कहती इन्हें। सैफ को गुस्सा ही आ जाता है, बेचारा 4 बार जाकर देख कर आ चुका होता है और अब सुहा उसे फिर भेजने के चक्कर में है। अच्छा अब ज़्यादा गुस्सा मत हो सुहा, तुम कॉल मिलाओ जब तक मैं देख कर आती हूँ। आसिया कहते ही कमरे से बाहर जाती हैं। डर उन्हें भी होता है गफ्फार का, और सैफ सुहा के पास बेड पे आकर बैठता है। अब तुम बस 5 मिनट बात करोगे, सुहा फ़ोन कान से लगाकर उसे कहती है। क्यों भाई, मैं 4 बार गया था देखने। हाँ देखो, मैं फिर भी तुम्हें 5 मिनट ही दे रही हूँ। आप ही, अगर आपने मेरी बात नहीं करवाई ना तो मैं अब्बू को जाकर बता दूंगा, फिर करती रहना बात। वह उंगली दिखाते हुए उसे धमकी देता है, जिस पर सोहा कान से फ़ोन हटाकर उसे देती है। लो कर लो बात, भाई का नंबर ही बन जा रहा है। चलो जल्दी मिलाओ नंबर, तुम्हारे अब्बू सो रहे हैं। आसिया कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके कहती है। अम्मी भाई का नंबर बन जा रहा है। सोहा मुंह बनाकर कहती है। तो कश्यप को करो ना कॉल। आसिया सामने सोफे पे बैठकर कहती है। भाभी को, मगर मुझे अजीब लग रहा है उनको कॉल करना। कुछ नहीं होता, आप ही रुको मैं करता हूँ। सैफ अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल को सामने करके उस पर नंबर मिलाकर कान से लगाता है। बेल जा रही है सोहा, बेल जा रही है सोहा आहिस्ता से पूछती है, जिस पर वो इस बात में सर हिलाता है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सामने वाली कॉल उठाते ही सैफ ताबेदारी से सलाम करता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सैफ, और अंकल आंटी सोहा कैसे हैं। फ़ोन में से एक लड़की की आवाज़ गूंजती है। जी भाभी मैं ठीक हूँ और बाकी सब भी ठीक हैं। वो भाभी भाई को कॉल नहीं उठा रहे थे तो इसीलिए मैंने आपको कॉल की। हाँ रूहान ज़रा बच्चों को लेकर बाहर गए हैं, अभी आते हैं तो मैं कहती हूँ। हेलो, ओहो आप ही, आपका बैलेंस ही ख़त्म। सैफ मोबाइल कान से हटाता है तो कॉल ही कट चुकी होती है। क्या, कल ही तो कराया था यार, जब पता था कि दुबई बात करनी है तो ज़्यादा करवाती। सैफ उसे मोबाइल पकड़ाते हुए मुंह बनाकर कहता है। हाँ मैंने सोचा था भाई को कॉल करके काट दूंगी, फिर भाई खुद करेंगे, मगर यहाँ भाभी से बात करने में सारा बैलेंस ही ख़त्म हो गया। हमारी कंजूस सोहा का दिमाग। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर तक खुद ही कॉल आ जाएगी। आसिया कहती उठ खड़ी होती हैं और सैफ भी बाहर की राह लेता है। सारा बैलेंस ख़त्म हो गया। सोहा बेचारी अपने मोबाइल को हाथ में लिए दुख से कहती है। बैलेंस ख़त्म होना कोई कम दुख है, ये कोई सोहा से पूछे, जिसकी रूहान से बात भी नहीं हुई और बैलेंस भी ख़त्म हो गया। ये दुखान कहाँ रह गया। वो मामू लोगों के साथ बैठा हुआ है, शायद कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं वो लोग। आहद के सवाल पर जोहा जवाब देती है। वो लोग रात के खाने से फारिग होकर छत पर ही आ गए थे। दुखान को भी कहा था, जिस पर उसने तुम लोग चलो मैं आता हूँ कहकर वहीं बड़ों के पास बैठ गया था, जबकि बड़े सारे अंदर ही मौजूद थे। वैसे तुम सब ने दुखान को नोट किया। जोहा थोड़ा करीब होकर सबकी तरफ देखे सरगोशी करती है।
हाँ मैंने किया है उन्हें नोट। अदनान भी उसी के अंदाज में कहता है, जिस पर सारे करीब सर जोड़कर बैठ जाते हैं कि कहीं दुखान न सुन ले। क्या नोट किया है तुमने? वो पहले से और ज़्यादा गोरा होकर आया है। और तुमने उसके बाल देखे कितने सिल्की और शाइनिंग हो गए, जैसे शाहिद आफरीदी के होते हैं, मशहूरी में बिल्कुल वैसे। साथ भी उसी अंदाज में कहता है, शायद वो भी 100 शोल्डर लगाते हों। सब बोले और जहरा अपनी अकल इस्तेमाल न करे, ऐसा कभी हो सकता है? तुमने ये चेंजिंग महसूस की है जोहा? जोहा उन सबको हैरत से देख रही होती है कि ये क्या बोल रहे हैं। तभी आहत पूछता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस चेंजिंग की बात नहीं कर रही, पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहे हैं। वो अदनान की कमर पर चपत लगाकर कहती है, तुम मार क्यों रही हो? मैंने यही नोट किया था उनमें। तुमने क्या नोट किया था? मैं ये कह रही थी कि देखो दुखान कितना खुश नजर आ रहा है। वो अपनी बात की वजाहत देते हुए कहती है, चल साद उठ, जाके दुखान को एक थप्पड़ मार के आ। आहद उसकी बात सुनकर साद को उठाता है, जिस पर जोहा उसे घूरी से नवाजती है। क्या ऐसे क्या देख रही हो? वो तुम्हें खुश पसंद नहीं है ना, तो तभी बोल रहा हूँ। तुम लोग थोड़ी देर चुप होकर मेरी बात नहीं सुन सकते कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? वो उनकी बातों से तंग आकर गुस्से से कहती है, अच्छा बोलो क्या बात है, तुमने क्या चेंजिंग देखी है दुखान में? आहद चेंजिंग पर जोर देकर कहता है, खुश मतलब ये कि दुखान अब पहले जैसा दुखान हो गया है। हंसता है, मजाक करता है, सबके साथ मिलकर बैठता है, मतलब वो राबिया को भूल रहा है। हाँ सही कह रही हो, शुक्र है अल्लाह का, वो उसे भूल गया। और अब ये बात दोबारा मत करना, अगर बड़ों में से किसी ने सुन ली तो हम सबकी खैर नहीं। अहद उसे समझाता है। मैं पागल थोड़ी हूँ जो बड़ों के सामने जिक्र करूँगी। वो पीछे कुर्सी से टेक लगा कर बैठती है। किस जिक्र की बात हो रही है, मुझे भी तो बताओ। दुखान पीछे से मुस्कुराता हुआ आता है, जिस पर सब शुक्र अदा करते हैं कि सही वक्त पर बात खत्म हो गई। किसी का नहीं, आओ तुम इतनी देर कर दी आने में। आहद उसे अपने बराबर में खाली कुर्सी की तरफ इशारा करके कहता है। हाँ बस बिजनेस के मुताबिक ही बात हो रही थी, वो बैठते हुए कहता है। दुखान उन सब की पोंगी बातों से फारिग होकर अपने कमरे का रुख करता है। इसी दौरान छत से अपने कमरे तक जो बीच में फासला होता है, उसमें पूरी हवेली को गौर से देखता है। सब वैसा ही था जैसा वो साल पहले छोड़ कर गया था। काम में इतना बिजी रहा कि यहाँ का रुख ही नहीं कर सका, मगर अब वो सोच रहा था कि हर महीने यहाँ आता रहेगा ताकि दादी को भी कोई शिकायत ना हो। वो यही सब सोचता मुस्कुराता हुआ अपने कमरे तक पहुँच जाता है और इन्हीं ख्यालों में मुस्कुराता हुआ अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरे एक चढ़ की आवाज़ से खुलता है और सामने कमरा पूरा अंधेरे में डूबा होता है। वो अंदर के दरवाजे की साइड दीवार पर हाथ मारकर लाइट का स्विच ऑन करता है, जिससे पूरा कमरा एकदम ही रोशन हो जाता है। मगर उसकी मुस्कुराहट जल्दी ख़त्म हो जाती है जब नज़र सामने दीवार पर जाती है और जो चेहरा अभी मुस्कुरा रहा था वो एकदम ही गुस्से से सुर्ख हो जाता है। बानोबी! वो गुस्से से घर की पुरानी मुलाजमा बानोबी को आवाज़ लगाता है, जो किसी बोतल के जिन की तरह हाजिर होती हैं। जी छोटे साहब! वो 40 साला खातून फूली हुई सांसों के साथ आते हुए अदब से कहती है। इस दीवार से तस्वीर किसने हटाई है? वो अपने कमरे की दीवार की तरफ इशारा करे दांत पीस कर कहता है। मैंने हटाई है जी। वो उसके गुस्से से डरकर नज़र नीची करके कहती है। किससे पूछकर? साहब जी, वो बड़े साहब। अभी मुलाजमा की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि वो उसकी बात सुने बगैर ही कमरे से बाहर जाता है। या अल्लाह खैर करना कोई क़यामत ना आ जाए फिर से। बानो भी दिल में दुआ करे कमरे से बाहर आ जाती हैं। बाबा, मेरे कमरे से राबिया की तस्वीर किसने हटाई है? वो अनवर के कमरे को बगैर नॉक किए अंदर आकर कहता है। अनवर, जो उसके बगैर नॉक किए आने पर गुस्सा होने वाले थे, उसकी बात सुने एकदम ही गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है। दुखान, क्या हो गया है? वो तस्वीरें अब मेरे कमरे में से जिसने भी राबिया की तस्वीर हटाई तो मैं इस हवेली में कभी नहीं आऊँगा। वो उनकी बातों को बीच में ही काटे कहता है। जैसे आया था वैसे ही बाहर उल्टे पाँव चला जाता है। बानोबी, बानोबी, मेरे कमरे में जैसे पहले तस्वीर लगी थी वैसे ही दोबारा लगवा दे, और अगर कोई दोबारा हटाने का कहे तो मुझे कॉल करेंगी आप, ठीक है? वो उनके कमरे से बाहर आकर बानोबी को कहता है, जिस पर वो जी साहब कहकर इस बात में सर हिलाती हैं। राबी, राबी सुनो यार, कहाँ जा रही हो? आरजी कंधे पर बैग टांगे राबी के पीछे जाते हुए कहता है, जो उसे इग्नोर करके क्लासरूम की तरफ बढ़ती है। राबी, क्या हो गया है तुम्हें? वो 2 कदम ही अपने और उसके बीच का फासला ख़त्म करके उसके हाथ को पकड़े कहता है। क्या है? और छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। वो उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, जो आरजी छोड़ने के बजाय उसका हाथ पकड़े फूड एरिया की तरफ ले जाता है। अब बताओ इस नाराज़गी की वजह? वो उसके सामने कुर्सी पर बैठा पूछता है। मैंने तुम्हें कहा था कि अपने घर वालों को मेरे घर भेजना, मगर तुमने अपने अब्बू से मेरे बाबा को फ़ोन करवा दिया। तुम्हें पता है बाबा कितना गुस्से में थे कि न जाने कौन लोग हैं जो फ़ोन पर मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाता कि इस रिश्ते के पीछे उनकी अपनी बेटी है तो जान से मार देते मुझे। वो गुस्से से उसे बोलती है। वो बात नहीं है राबी, मैंने अब्बू से बात की थी, मगर अब्बू ने कहा कि पहले हम उनसे कह देते हैं कि हम आपके घर रिश्ता लेकर आना चाहते हैं।
अब्बू ने बस ये कहा था, उन्होंने फ़ोन पर रिश्ता थोड़ी मांगा था। और गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने मेरे अब्बू को न जाने क्या क्या सुनाई थी, कितना कुछ गलत कहा मेरे अब्बू को। वो भी थोड़ा गुस्से से कहता है तो राबी गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है। सॉरी आरजी, मुझे नहीं पता था कि बाबा ने अंकल को इतना कुछ बोला होगा। तुम क्यों सॉरी कर रही हो, तुम्हारी गलती थोड़ी है। आरजी, मैं बस तुमसे ही शादी करूंगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। वो आंखों में आंसू लिए कहती है। मैं भी बस तुमसे ही शादी करूंगा, तो तुम प्लीज़ रोना बंद करो। वो उसके आंसू साफ करके कहता है। आरजी, हम भाग के शादी कर लेते हैं, बाबा कभी राजी नहीं होंगे। वो कुछ सोच कर कहती है। राबी, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? आरजी हैरत से उसे देखता है। हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, बस तुम आज रात मुझे हॉस्टल से पिक कर लेना, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उसने जैसे पहले से प्लान बनाया हुआ था। हाँ, मगर हम ये अकेले नहीं कर सकते, तुम किसी दोस्त को अपने साथ मिला लो। हाँ ठीक है, हम कशिश को मिला लेते हैं, वो हम दोनों की अच्छी दोस्त भी है और उसे पता भी है हमारे बारे में। अच्छा ठीक है, अभी चलो क्लास लेते हैं, फिर प्लान बनाते हैं कि क्या करना है। वो कहते ही राबी की हमरा खड़ा होता है। सोहा, यहाँ क्या कर रही हो? एक गाड़ी सोहा के आगे आकर रुकती है और गाड़ी का शीशा नीचे करे एक लड़का सोहा से पूछता है। वो बस स्टॉप पर खड़े रिक्शे का इंतजार कर रही होती है कि अपना नाम सुनकर चौंक कर उसे देखती है। सायम भाई आप? हाँ, मैं, तुम कहाँ जा रही हो? वो आपकी गाड़ी से उतरकर उसके पास आता है। मैं जॉब पर जा रही हूँ, तभी रिक्शे का इंतजार कर रही थी। अच्छा चलो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले कहता है। नहीं भाई, आपको परेशानी होगी, मैं चली जाऊँगी खुद। वो जल्दी से उसे मना करती है। मुझे तुम्हें यूँ सड़क पर खड़े देखकर परेशानी हो रही है, इसीलिए आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ कहता है, जिस पर सोहा को भी मजबूरन बैठना पड़ता है, क्योंकि सारे उन्हें देख रहे होते हैं। तुम्हें जॉब कब मिली, तुमने बताया भी नहीं? वो ड्राइव करते हुए पूछता है। बस परसों ही मिली है, आज दूसरा दिन है मेरा। अच्छा, तुम रोज़ मुझे कह दिया करो, मैं छोड़ दिया करूँगा तुम्हें। वो मुस्कुराते हुए कहता है। शुक्रिया, मगर मैं चली जाया करूँगी। आप बताएं ताया अब्बू और ताई अम्मी कैसी हैं? वो बात ही बदल देती है। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तुम आती ही नहीं हो घर, जबकि 2 घर छोड़ कर ही है। वो मसनूई नाराज़गी से कहता है। जी बस टाइम ही नहीं मिलता, अब ये जॉब भी लग गई है तो अब ज़्यादा ही बिजी हो गई हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आने की। वो उसकी नाराज़गी पर मुस्कुराते हुए कहती है। देखते हैं। अच्छा, अब चाचू की तबीयत कैसी है? वो याद आने पर पूछता है। जी अभी तो बेहतर है। सायम सोहा का ताया का बेटा है, जो उससे 3 साल बड़ा है और शक्ल के साथ उसका अखलाक भी बहुत अच्छा है। सर, ये न्यू वर्कर की फ़ाइल है। कय्यूम मैनेजर दुकान को एक फ़ाइल दिखाते हुए कहता है। सही। वो सारे वर्कर के नाम देखता है, मगर एक नाम पर उसके माथे पर बल आ जाती है। ये सोहा गफ़्फ़ार कौन है? वो कय्यूम से पूछते हैं। सर, ये भी न्यू वर्कर हैं, सोहा गफ़्फ़ार। वो जल्दी से बताते हैं। ठीक है, आप उन्हें मेरे पास भेजें। जी सर। कय्यूम कहते ही बाहर चले जाते हैं और दुखान उसे एक नाम पर गौर करता है। गफ़्फ़ार। मगर गफ़्फ़ार नाम के तो बहुत से लोग होते हैं, मैं भी न जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। वो अपनी सोच को झटकता है। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? सोहा दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त मांगती है, जिस पर वो यस बोलकर इजाज़त देता है। वो जैसे ही अंदर कदम रखती है तो अपने सामने बैठे शख्स को देखकर हैरान रह जाती है। भले दुखान ने सर फाइल में दिया हुआ था, मगर इतना तो नज़र आ रहा था कि सोहा उसे पहचान सके। जी, तो मिस सोहा आप? दुखान फाइल बंद करे जैसे ही नज़र उठाता है तो सोहा को देखकर वो भी हैरान रह जाता है, जो उसे हैरानी से देख रही होती है। उसे यूं खुद को तकता देखकर दुखान को शरारत सोचती है। आप मुझे ऐसे क्या देख रही हैं मैनेजर साहिबा? ओह सॉरी सॉरी मैम, सॉरी। वो अपनी जगह से उठता, अपनी कुर्सी को हाथ से साफ करता उसके पास आता है। सॉरी मैम, मैं आपकी जगह बैठ गया था। वो मासूमियत से कहता है और सोहा बेचारी शर्मिंदा सी नज़र झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ती है। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ के बॉस हैं। वो शर्मिंदा सी एक नज़र उसे देखकर कहती है। क्या कहा आपने सर? 1 मिनट, शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। वो थोड़ा उसकी तरफ झुककर कहता है। सॉरी सर, लेकिन उस दिन तो मैं चोर था, तो फिर आज सर कैसे? वो सोचने वाले अंदाज में कहता है। सॉरी सर। सोहा के पास उसके अलावा कोई लफ्ज़ ही नहीं बचा था जो वो कहती। अरे मैनेजर साहिबा, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं बार बार सॉरी बोलकर? वो सीने पर हाथ बांधे उसे देखकर कहता है। सर, मुझे लगा शायद आपने मेरा पर्स चुराया होगा, तभी मुझे गुस्सा आ गया था। वो बगैर उससे नज़र मिलाए कहती है। और इस तरह आप मैनेजर बन गई, राइट? सॉरी सर, अब ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो आपको इस जॉब से फायर कर सकता हूँ। वो दोबारा अपनी चेयर पर बैठकर पीछे टेक लगाकर कहता है और सोहा फ़ौरन उसे सर उठाकर देखती है। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दुखान दुर्रानी हूँ जो बिला वजह किसी को परेशान नहीं करता। सॉरी सर, अब से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। सोहा बस रो देने को थी। तुम्हें पता है, तुमने इतनी बार सॉरी कहा है कि मुझे सॉरी में जितने लफ्ज़ आते हैं उन सब से नफ़रत हो गई है। अब अगर कोई मेरे सामने सॉरी बोलेगा तो मुझे तुम याद आ जाओगी मैनेजर साहिबा। वो उस पर तंज करता है।
सॉरी सर। फिर सॉरी? सॉरी सर मेरा मतलब है मैं जाऊँ सर? वो जल्दी से बात बदलती है। जी जी मैनेजर साहिबा, मेरी क्या मजाल जो आपको इजाज़त दूँ। दुखान अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोलता है। उसको भी उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। सोहा इजाज़त मिलते ही थैंक्स कहकर बाहर आ जाती है और दुखान मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाता फाइल में झुकता है। सोहा ऐसे काम ना किया कर, वो तो शुक्र है बॉस अच्छे थे जिन्होंने जॉब से नहीं निकाला। अगर कोई और होता तो लात मार के कंपनी से बाहर करता। चलो थोड़ी सी बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, किसी ने सुना तो नहीं। अम्मी भी तो रोज़ करती हैं। आज वैसे भी अम्मी ने सुबह कुछ नहीं कहा था तो उनकी जगह सर ने पूरी कर दी। सोहा खुद से बड़बड़ाते हुए जाती है कि किसी से टकराते हुए बचती है। वो गुस्से से उसे देखकर कुछ बोलने ही वाली होती है कि अपनी कुछ देर पहले वाली बेइज्जती याद आने पर मुस्कुराते हुए माफ़ी मांगती है। सॉरी सर मैंने देखा नहीं, वो कहती जल्दी से आगे निकल जाती है कि कहीं उसके मुंह से कुछ और ना निकल जाए और सामने वाले के चेहरे पर उसे देख के कमीनगी सी मुस्कुराहट रक्स करती है। ब्यूटीफुल। वो उसकी पुश्त को तख्ता कहकर दुकान की ऑफिस की तरफ बढ़ता है। ऑफिस में दाखिल होने से पहले भी वो एक नज़र सोहा को देखता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दुकान साहब? एक इसकी कमी थी। वालेकुम अस्सलाम। तुम किसी को ठीक देख सकते हो? वो उसकी आवाज़ पर बेजारी से कहकर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट के साथ तंज करता है। तुम तंज बहुत करते हो यार। वो कुर्सी खींचकर बैठता हुआ कहता है। हाँ आदत है मेरी। तुम बताओ क्यों आना हुआ तुम्हारा? वो काम की बात पूछता है। गुड, सही सवाल किया। मैं तुमसे दोबारा हाथ मिलाने आया हूँ। वो उसकी तरफ देखे मुस्कुराते हुए कहता है। मतलब? मतलब ये दुकान साहब कि हम क्यों ना पार्टनर बन जाए पहले की तरह, साथ काम करेंगे। और वैसे भी साथ काम करने में तो बरकत है ना। मगर मैं अकेला ही सही हूँ। मुझे नहीं ज़रूरत किसी की और मेरे साथ मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। वो उसकी बात पर नफ़ी करता है। अल्लाह तो सबके साथ होता है दुखान दुर्रानी। हाँ अल्लाह सबके साथ होता है, मगर अल्लाह के साथ कोई कोई। क्या मतलब तुम्हारा? अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है, मगर हम अल्लाह को छोड़कर लोगों को पार्टनर बनाते हैं, ये सोचते हुए भी कि हमारा बेहतरीन पार्टनर तो अल्लाह ही है। अब तुम खुद को ही देख लो, तुम अल्लाह को छोड़कर मुझे पार्टनर बनाने आ गए हो। दुखान पीछे कुर्सी से टेक लगाकर मुस्कुराते हुए कहता है। हाँ सही कहा तुमने। फैज़ को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, मगर फिर खुद को संभाल कर मुस्कुराता है। तो फिर दोनों कंपनी को मिला लेते हैं। नहीं, अब मैं किसी और के साथ काम करता हूँ। तुम खुद ही छोड़ कर गए थे, मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें। वो कंधे उचका कर कहता है। तुम मुझसे दुश्मनी कर रहे हो? वो संजीदगी से कहता है। अरे दुश्मन तो हम पहले से थे। जो बीच में दोस्ती हुई थी ना, वो तो तुमने मतलब के लिए ही की थी। जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ तो फिर तुमने मुझे अपने करीब क्यों रखा? वो हंसते हुए उसका मजाक बनाता है। क्योंकि दुखान दुर्रानी दोस्त से ज़्यादा दुश्मन को करीब रखता है, ताकि उसकी हर चाल को उस पर ही उल्टा कर सके। वो कुर्सी की टेक छोड़कर उसकी तरफ झुककर कहता है। वो दुखान दुर्रानी था, उसे पता था कि दुश्मन कब क्या चाल चल रहा है। बहुत ज़हीन हो तुम, वो हंसते हुए कहता है। मैं ज़हीन होने के साथ साथ मैं खूबसूरत भी बहुत हूँ। खूबसूरती से मुझे याद आया, अभी जो लड़की तुम्हारे ऑफिस से गई है वो कौन थी? उसे खूबसूरती से सुहा याद आई थी। वो यहाँ जॉब करती है, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो एक आईब्रो उठाकर पूछता है। वैसे ही पूछ रहा था, लेकिन लड़की थी बहुत प्यारी, बिल्कुल परी जैसी। वो सोहा का तस्वुर करे कहता है। शर्म करो थोड़ी, तुम्हारी एक अदद बीवी है और बहुत जल्द तुम बाप भी बनने वाले हो। दुखान उसे शर्म दिलाता है, मगर उसमें शर्म हो तो आए ना। तुम्हें कैसे पता कि मैं बाप बनने वाला हूँ? उसे हैरत होती है। पूरी दुनिया को बता रहे हो तो मुझे भी पता चलेगा ना। फेसबुक पे तुम्हारी पोस्ट देखी थी। ओह अच्छा, चलो मैं चलता हूँ फिर। कभी ना मुलाकात हो। दुखान उससे हाथ मिलाते हुए बात मुकम्मल करता है। ओह अच्छा, चलो मैं चलता हूँ फिर। कभी ना मुलाकात हो। दुखान उससे हाथ मिलाते हुए बात मुकम्मल करता है, जिस पर वो हंसता हुआ बाहर का रुख करता है और दुखान अपना मोबाइल यूज़ करने लग जाता है। आप ही अम्मी कह रही हैं दूध पी लें। सैफ दूध का गिलास सुहा के सामने करता है, जो किसी फाइल में काम कर रही होती है। हाँ इधर रख दो। वो मसरूफ से अंदाज में साइड टेबल की तरफ इशारा करती है। आप ही, आप रोज़ इतना काम करती हैं, थक नहीं जाती? सोहा को 1 महीना हो गया था दुर्रानी इंडस्ट्री में जॉब करते हुए, और अब ये उसका रोज़ का मामूल था कि जॉब से आकर खाना खाने के बाद फाइल खोलकर बैठ जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा लगता है काम करना। वो मुस्कुराते हुए कहती है। आप ही बस आप 2 साल तक काम कर लें, फिर मेरा भी इंटर हो जाएगा तो मैं खुद कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूँगा। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने की। उसे फ़िक्र होती है सोहा की, तभी फ़िक्रमंदी से कहता है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाके सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। आप ही अब भाई को क्यों नहीं कहती कि वो हमें खर्चा भी भे आप ही अब भाई को क्यों नहीं कहती कि वो हमें खर्चा भेज दिया करे? उनका फ़र्ज़ है कि वो हमारे अखराजात पूरे करें। मुझे तो लगता है अब्बू को दिल की बीमारी भी भाई की वजह से हुई है। वो गुस्से से कहता है। बुरी बात सैफ, ऐसा नहीं कहते।
और तुम खुद सोचो, भाई वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ उनका अपना कारोबार थोड़ी है जो हमारे अखराजात उठाएं। तुम्हें पता है वहाँ कितनी महंगाई है। सुहा को अपने भाई की बुराई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फिर आप भाई को बता दें कि आप यहाँ जॉब कर रही हैं। इससे क्या होगा, भाई टेंशन लेंगे, मेरी बहन जॉब कर रही है, वो खुद को बुरा कहेंगे कि देखो मेरे होते हुए मेरी बहन जॉब कर रही है। सोहा फाइल बंद करके कहती है, आप ही आपसे तो भाई के मुताबिक बात करना ही गुनाह है। सैफ मुंह बनाकर खड़ा होता है। जी, क्योंकि मैं भाई से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए कोई बुरा लफ्ज़ नहीं सुन सकती, वो मान से कहती है। वैसे देखा जाए तो आपको मुझसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए था, क्योंकि मैं आपसे 3 साल छोटा हूँ, जबकि भाई आपसे 10 साल बड़े हैं। वो 10 साल पर जोर देता हुआ कहता है। ऐसा नहीं है, मुझे तुमसे भी प्यार है, वो उसका मुंह देखकर कहती है। पता है कितना प्यार है, वो कहता कमरे से बाहर चला जाता है और सोहा मुस्कुराते हुए साइड टेबल से दूध का गिलास उठाती है। तुम लोग का दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? मैं बिल्कुल इस काम में तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। कशिश इन दोनों की बात सुनकर फ़ौरन उससे खड़ी होती है। कशिश, बस तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। देखो, तुमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस राबी को हॉस्टल से अपने फ्लैट ले जाना। मैं तुम्हारे फ्लैट से राबी को ले लूँगा, देखना किसी को पता नहीं चलेगा। आरजी कशिश को दोबारा अपने साथ बैठा कर बोलता है। आरजी, तुम कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो? मैं कैसे अपने तुम्हारे कौन से माँ बाप या बहन भाई हैं जिनका तुम्हें डर है? अकेले फ्लैट में रहती हो, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है। राबी को उस पर गुस्सा आता है, जिसको आरजी मिन्नत कर रहा होता है और उसके नखरे ही नहीं जाते। हाँ, भले मैं अकेले रहती हूँ, मगर मेरे आगे पीछे वाले तो हैं ना, वो तो नज़र रखते हैं। अगर उनमें से किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को? उसे राबी की बात बुरी लगती है, मगर फिर भी नरमी से कहती है, तुम्हारा कौन सा ख़ानदान है जो तुम डर रही हो कि मैं क्या जवाब दूंगी? एक यतीम खाने में पली लड़की जो स्कॉलरशिप की वजह से इतनी अच्छी यूनी में पढ़ रही है, उसे अपनी इज्जत की फिक्र है। वाह भाई। राबी उस पर तंज करती हंसती है। राबी, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? आरजी को राबी की बात पर गुस्सा आता है। छोड़ो आरजी, इसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। शुक्रिया राबी मुझे याद दिलाने के लिए। मैं यतीम खाने में पली लड़की हूँ, वो नम आंखों से कहती है, अपना बैग उठाए वहाँ से चली जाती है। राबी, वो हमारी दोस्त है, तुम क्यों हर वक्त उसे उसका माजी याद कराती हो? और वो तुम्हारी हर बात चुप होकर सुन लेती है। आरजी राबी को कहता उसके पीछे जाता है। उसे पता था वो कहाँ जा रही है और राबी को अब भी लगता है कि उसने कुछ बुरा नहीं कहा। कशिश, यहाँ क्या कर रही हो अकेले? वो यूनी के बैक साइड आता है जहाँ कशिश बैठी रो रही होती है। वो अक्सर राबी की बातें सुनने के बाद यहाँ ही आकर रुकती है। कुछ नहीं, तुम जाओ, वो हाथ की पुश से अपने आंसू साफ करके कहती है। नहीं, मैं नहीं जा रहा, जब तक तुम यहाँ हो मैं भी यहीं रहूँगा। वो भी कंधे से बैग उतार कर उसके बराबर में बैठता है। आरजी, चले जाओ वरना राबी मुझे फिर बोलेगी। तुम क्यों उसकी बात को सर पर सवार करती हो? उसकी आदत है ऐसा कहना। अब मुझे देख लो, मैं भी तो उसे बर्दाश्त करता हूँ ना, तुम भी करो। वो उसे अपनी मिसाल देता है। तभी उसे शादी कर रहे हो ना? हाँ, मोहब्बत अपनी जगह, मैं दोस्ती के लिहाज से कह रहा था। वो मुस्कुराता हुआ कहता है, जिस पर कशिश की भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम मुस्कुराती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो, वो उसकी मुस्कुराहट पर कहता है। अच्छा, बस मक्खन न लगाओ, मैं तैयार हूँ तुम दोनों की मदद करने के लिए। वो मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ करती है और आरजी को तो इस बात की सुनकर खुश हो जाता है। सच कशिश, यार तुम बहुत अच्छी हो, सच में। चलो चलकर राबी को भी सुनाते हैं खुशखबरी। आरजी खड़ा होता हुआ कहता है तो कशिश भी अपने बैग टांगे सारी बात भूलकर राबी के पास आ जाती है। सर, इस फाइल पर साइन कर दे। सोहा दुकान के ऑफिस में आके उसे फाइल देती है। मिस सोहा, आप काम बहुत सुस्त तरीके से करती हैं, थोड़ा जल्दी करा करें। दुकान उसे फाइल लेते हुए कहता है। सॉरी सर, अब से जल्दी काम करा करूँगी। प्लीज़ मिस सोहा, आप ये सॉरी लफ्ज़ अब नहीं कहेंगी आप। सॉरी, मेरा मतलब जी बेहतर सर, वो उसे घूरने पर जल्दी से कहती है। मिस सोहा, इधर आपकी दुकान फाइल में उसे कुछ दिखा रहा होता है कि सोहा का मोबाइल रिंग करने लगता है, जिसे वो काटकर दुकान की तरफ मुतवज्जा होती है। जी सर, आप कहें। आपकी थोड़ी गलती, दुकान बात शुरू ही करता है कि सोहा का मोबाइल दोबारा रिंग करने लगता है, जिसे वो घबराकर फ़ौरन काट देती है और दुकान को देखती है, जो कभी सोहा तो कभी उसके हाथ में मोबाइल को देखता है। सॉरी सर, अब नहीं आएगा, वो माथे से पसीना साफ करके कहती है और दुकान फाइल बंद करे दोनों हाथे सामने टेबल पर रखे बैठ जाता है। पहले आप फ़ोन सुन लें। वो हाथ से फ़ोन की तरफ इशारा करता है। नहीं सर, आप बस सुहा का ये कहना होता है कि उसका मोबाइल दोबारा रिंग करने लगता है, जिस पर वो शर्मिंदा सी दुकान को देखती है, जो माथे पे पल डाले उसे ही देख रहा होता है। उठा ले, शायद कोई ज़रूरी कॉल हो। इसे गुस्सा तो बहुत आता है, मगर फिर भी नरमी से कहता है। जी सर, मगर अब जब भी मेरे ऑफिस में आना हो तो मोबाइल ऑफ़ करके आइएगा। सुहा के फ़ोन कान से लगाने पर वो कहता है, जिस पर वो इस बात में सर हिलाती है। क्या हुआ, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? पता है ना मैं इस वक्त बिज़ी होती हूँ। सोहा सैफ का नंबर देखकर पीछे मुँह करे उसे सुनाती है। आप ही अब्बू,
सैफ की आवाज़ सुनते ही सोहा के माथे पर पड़े बल एकदम से सीधे हो जाते हैं। कि क्या हुआ अब्बू को? वो मोबाइल से सैफ की रोती हुई आवाज़ सुनकर किसी अंदेशे से डर कर पूछती है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, अब्बू की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है। अच्छा मैं आती हूँ, तुम फिक्र मत करो, रो मत, मैं बस आ रही हूँ, वो कहकर फ़ोन काटती है। सब ठीक है मिस सोहा? दुखान जो काफ़ी देर से उसी को देख रहा होता है उसके फ़ोन रखने पर कहता है। नहीं सर, अब्बू अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे जाना होगा, वो बहुत मुश्किल से कहती है। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप जाएं। वो उसकी आंख में आंसू देखकर नरमी से कहता है और सोहा इजाज़त मिलते ही बाहर का रुख करती है। क्या हुआ है अब्बू को? सोहा हॉस्पिटल में जैसे ही दाखिल होती है तो सामने ही बेंच पर आसिया और सैफ बैठे नजर आते हैं। पता नहीं सोहा, जब मैं कमरे में गई तो बेहोश पड़े थे, आसिया रोते हुए कहती हैं। अम्मी आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप ही डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनसे पूछें। सैफ डॉक्टर साहब को आता देख सोहा से कहता है, जिसे सुनकर सोहा डॉक्टर की तरफ बढ़ती है। डॉक्टर साहब कैसे हैं अब्बू? वो उसके पास आकर पूछती है। आप मेरे साथ आएँ, डॉक्टर उसे कहते अपने रूम की तरफ जाते हैं और सोहा एक नज़र सैफ और आसिया को देखकर उनके पीछे जाती है। बेटा अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर चेयर पर बैठकर कहते हैं। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? वो फिक्रमंदी से पूछती है भी और नहीं भी? मतलब मैं समझी नहीं। बेटा आपके अब्बू के दिल के 3 वॉल्व बंद हो चुके हैं, जबकि दिल में 4 वॉल्व होते हैं। आपके अब्बू बस अब 1 वॉल्व पर जी रहे हैं, जो उनके लिए नुकसानदेह है। और सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि वो जो चौथा वॉल्व भी अब बंद हो रहा है। अगर वो बंद हो गया तो आप समझ सकती हैं। वो सारी बात उसे समझाते हैं। अब्बू ने तो कभी सिगरेट भी नहीं पी, फिर क्यों? दिल की बीमारी सिगरेट या किसी नशे वाली चीज़ से नहीं होती, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दिल में 4 वॉल्व होते हैं जो हमारे जिस्म में खून के आगे पहुँचाने का काम करते हैं। और बात रही वॉल्व की, तो जो हम चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं वो चिकनाई हमारे दिल में जमा होती है और इस तरह वो दिल के वॉल्व में जम जाती है। और जब खून अपना काम सही से नहीं कर पाता तो ये हार्ट अटैक का सबब बनता है। इसीलिए हमें आपके अब्बू को जल्दी बाईपास करना होगा, डॉक्टर कहकर उसे देखते हैं। ठीक है आप ऑपरेशन शुरू करें, वो जल्दी से कहती है। वो तो मैं शुरू कर दूंगा, मगर इससे पहले आपको फ़ीस जमा करवानी होगी। मैं कल तक जमा करवा दूंगी, जब तक आप ऑपरेशन शुरू तो करें। कल नहीं, अभी करवानी होगी। अगर मेरे बस में होता तो मैं मुफ्त में ही उनका इलाज करवा देता, मगर यहाँ बात हॉस्पिटल की है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो नफ़ी में सर हिलाकर कहते हैं। अच्छा आप मुझे बता दें कितने लगेंगे, मैं जमा करवा दूंगी। वो उनसे पूछती है। 20 लाख। क्या? 20 लाख? मगर ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं समझी थी कि 50,000 में हो जाएगा। वो हैरत से बोलती है। ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल थोड़ी है जो हज़ारों में काम हो जाएगा। डॉक्टर उसकी बात पर तंजिया मुस्कुराते हैं और सोहा बेचारी टेंशन में आ जाती है, कितने पैसे लाएगी कहाँ से। बाईपास के लिए तो 13 लाख लगेगा, बाकी 7 लाख ऊपर का खर्चा है। जिस रूम में आपके अब्बू एडमिट होंगे उस रूम का रेंट ही एक दिन का 1 लाख है, मैं तो फिर भी आपसे कम ले रहा हूँ। वो उसे परेशान देखकर कहते हैं, जिस पर वो बस सर हिलाकर रह जाती है। आप ही क्या कहा डॉक्टर ने, क्या हुआ है अब्बू को? सोहा जैसे ही बाहर आती है तो सैफ फ़ौरन उसके पास आता है और सोहा आसिया और सैफ को फिक्रमंदी से देखकर सब बताती है। क्या 20 लाख? 20 लाख कहाँ से लाएंगे हम? आसिया को भी फिक्र होती है। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं भाई से बात करती हूँ, सब हो जाएगा। सोहा उन्हें तसल्ली देती अपने मोबाइल पर रूहान का नंबर मिलाती है। एक वही था अब। और सैफ अपनी रोती हुई माँ को लेकर पास बेंच पर बैठता है। सोहा फ़ोन कान से लगाए अपने नाखून खाते हुए रोहान के फ़ोन उठाने का इंतज़ार करती है, जो 1-2 बैल पर उठा लेता है। हेलो कैसी हो सोहा? वो खुशदिली से कहता है और सोहा अपने भाई की आवाज़ सुनकर ही अपना ज़ब्त खो देती है। क्या हुआ सोहा, रो क्यों रही हो? अब्बू ठीक है ना? उसे सोहा के रोने पर पहला ख्याल गफ्फार का आता है। भाई अब्बू की बहुत तबीयत ख़राब है, प्लीज़ आप आ जाएं, हम यहाँ बहुत अकेले हैं, मैं अकेले यहाँ कुछ नहीं संभाल सकती, वो रोते हुए कहती है, जिस पर रोहान टेंशन में आ जाता है। अच्छा मैं आता हूँ, मगर तुम बताओ तो हुआ क्या है अब्बू को? उसके पूछने पर सोहा उसे सब बताती है। क्या 20 लाख? मगर मेरे पास तो सिर्फ 3 लाख हैं, वो उसकी बात सुनकर फिक्रमंदी से कहता है। भाई आप बस आ जाएं, पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। अच्छा मैं आता हूँ, तुम फिक्र मत करो और अब्बू का ध्यान रखो, वो कहता कॉल काट देता है और सोहा फ़ोन कान से हटाकर आंसू साफ किए आसिया और सैफ के पास आ जाती है। यार पता करो कहाँ रह गया है आरजी, अभी तक आया क्यों नहीं? राबी जो कशिश के फ्लैट में कब से आरजी का इंतज़ार कर रही थी, तंग आकर पूछ ही लेती है। अच्छा तुम इधर बैठो, मैं उसे कॉल करके आती हूँ, यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है, वो कहती बालकनी की तरफ जाती है और बालकनी में आकर आराम से दरवाज़ा बंद करती है। राबी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें यूँ बदनाम होता नहीं देख सकती। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ आरजी को भी मार देंगे, मुझे माफ़ कर देना। वो मोबाइल में नंबर मिलाती खुद ही से कहती है, जबकि रो भी रही होती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन?
कशिश के सलाम करने पर आगे से मर्दाना आवाज़ में जवाब आता है। जी मैं आपकी खैरख्वाह हूँ। वो अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहती है। क्या मतलब, कौन हो तुम क्यों फ़ोन किया है? आगे से उसीली आवाज़ में जवाब आता है। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आपकी बेटी 11 बजे लाहौर के बस अड्डे से एक लड़के के साथ मरी रवाना हो रही है। वो दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, अगर हो सके तो अपनी बेटी को रोक लें। वो जल्दी से कहकर फ़ोन काटकर मोबाइल को अपने सीने से लगाकर एक गहरी सांस लेती है, फिर मोबाइल को सामने करे दोबारा कोई नंबर मिलाती है। हाँ कशिश, पे बस निकलने वाला हूँ। नहीं तुम थोड़ी देर तक आना, अभी तक राबी नहीं आई है और अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इस वक्त मेरे घर आओ। वो घबराते हुए झूठ कहती है, जबकि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर भी देखती है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आधा घंटे तक निकलता हूँ। हाँ ठीक है, वो कहकर फ़ोन बंद कर देती है और जब फ़ोन ऑन करती है तो सामने ही आरजी की मुस्कुराती हुई तस्वीर वॉलपेपर की जीनत बनी होती है। आरजी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं राबी से भी करती हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि अपनी मोहब्बत की खातिर तुम्हारी मोहब्बत तुमसे छीन लो, मगर जो रास्ता तुमने चुना है वो गलत है। तुम्हारे इस एक कदम से 2 ख़ानदान बदनाम हो जाएंगे। वो तस्वीर को देखकर कहती है और फिर आंसू साफ किए कमरे की तरफ जाती है। क्या कहा आरजी ने? कशिश के कमरे में आते ही राबी जो बेचैनी से टहल रही होती है उसे आता देख फ़ौरन उसके पास आती है। वो कह रहा है राबी को कहीं बस स्टॉप पर आ जाए, मैं वहीं खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो अटकते हुए कहती है। क्या मैं अकेली जाऊँ? उसे हैरत होती है। हाँ हम राइड मंगवा लेते हैं, तुम उसमें चली जाना। तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं राबी, मैं नहीं जा सकती, तुम्हें पता तो है यहाँ सब लोग मेरी देखभाल करते हैं। अगर मैं इस टाइम बाहर गई तो चौकीदार सबको बता देगा। वो ये बात सच कहती है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बाहर से ही राइड मंगवा लूँगी। वो कहती अपनी चादर उड़कर बैग उठाए बाहर की तरफ जाती है। अपना ख्याल रखना राबी। कशिश उसे दरवाजे तक छोड़ने आती है। हाँ और तुम भी तैयार रहना, बहुत जल्द तुम मेरी और आरजी की दावत करोगी। वो मुस्कुराती हुई कहती चली जाती है और वह दरवाजे बंद किए अंदर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठती है। मैंने जो किया क्या वो सही है? वो खुद से ही सवाल करती है। हाँ मैंने सही किया है, अब दोनों ख़ानदानों की इज्जत बच जाएगी। खुद ही जवाब देकर मुतमईन हो जाती है। पता नहीं कहाँ रह गया है ये। राबी काफ़ी देर से बस स्टॉप पर खड़ी आरजी का इंतज़ार कर रही होती है कि जब ही उसे अपने पीछे से एक मर्द की आवाज़ आती है। हमारा इंतज़ार तो नहीं कर रही थी बेटी? राबी जैसे ही मुड़ती है तो सामने अपने भाई बाप को देखकर उसके पाँव से ज़मीन ही निकल जाती है। बाबा बाबा आप? हाँ मैंने कहा था ना कि मैं खुद लेने आऊँगा, तो तुम इतनी जल्दी इधर क्यों आ गई? वो ऐसे बोलते हैं जैसे वाकई में वो उसे लेने आए हों। चलो घर में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ते हैं कि उसे अपना हाथ अपने जिस्म से अलग होता महसूस होता है। बैठो गाड़ी में, वो अब भी मुस्कुरा कर कहते हैं, जबकि वो अपने भाई को देखती है जो उसे गुस्से से घूर रहा होता है। वो जल्दी से उसे देखकर गाड़ी में बैठती है। बेटा अपना फ़ोन देना, वो गाड़ी में बैठते ही कहते हैं, जिस पर वो अपना मोबाइल डरते हुए उनके हवाले करती है। ये मोबाइल बहुत ख़राब चीज़ है। वो मोबाइल को उल्टा सीधा करके कहते चलती हुई गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, जिस पर राबी बस थूक निकल कर रह जाती है। अच्छा बेटा, मैंने ये बताना था कि इस जुमे को मैंने तुम्हारा निकाह अपने दोस्त के बेटे के साथ रख दिया है, तो जो चीज़ें चाहिए हों अपने भाई या अपनी माँ के साथ जाकर ले आना। अभी एक मोबाइल का गम कम था जो ये निकाह। मैं ये निकाह कभी नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आरजी से अपनी बकवास बंद करो, अगर एक लफ्ज़ और कहा तो मैं उस आरजी को जान से मार दूंगा। गाड़ी चलाता उसका भाई एकदम ही भड़क उठता है, जिस पर उसको चुप सी लग जाती है। उम्र में तो उससे 3 साल छोटा था, मगर था तो भाई ना। हर भाई की तरह उसमें भी गैरत थी, तो भला कैसे अपनी बहन को इस काम पर खुश होता। क्या मतलब नहीं आई? मैंने शाम में उसे कॉल की थी तो उसने कहा था कि वो टाइम पर पहुंच जाएगी। आरजी कशिश की बात सुनकर माथे पर बल डाले पूछता है। पता नहीं, मुझे उसने कॉल करके कहा कि वो अपने घर जा रही है, वो नहीं आएगी। वो घबराते हुए झूठ कहती है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे। तुम अब घर चले जाओ, मेरे घर में ज़्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं है। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए कहती है। मैं अब कभी घर नहीं जा सकता, अब वो मुझे कभी घर में घुसने नहीं देंगे। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है। क्यों, तुमने क्या कहा है उन्हें? कहीं ये तो नहीं कह दिया कि तुम शादी कर रहे हो? वो उसकी तरफ देखे पूछती है। हाँ मैंने कहा था कि मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, अभी मैं उसे निकाह करके इधर ही लाऊंगा, मगर अब्बू ने मना कर दिया, तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि मैं शादी करूँगा तो बस राबी से। बस ये सुनना था, और अब्बू ने कहा कि अब तुम इस घर में कभी कदम मत रखना, मर गए हो तुम मेरे लिए। वो उसे सारी बात बताकर सर झटकता है। अब क्या करोगे तुम? मैंने पहले ही अपने एक दोस्त से बात कर ली थी, वो बाहर मुल्क में होता है। उसने कहा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी यहाँ अच्छी जॉब लगा दूंगा। मैंने सोचा था कि राबी को साथ लेकर जाऊंगा, मगर यहाँ तो राबी ही ने धोखा दे दिया। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करे कहता है। छोड़ो आरजी, वो तुम्हारे लायक नहीं थी, तुम बाहर जाकर वहीं अपनी फैमिली बना लेना।
तुम बनोगी मेरी फैमिली? वो उसकी तरफ देखकर पूछता है और कशिश उसके इस तरफ के सवाल पर एकदम हड़बड़ा जाती है। ये क्या बोल रहे हो तुम? कशिश, मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हारी डायरी, तुम्हारा मोबाइल मैं कुछ दिन पहले देख चुका हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? वो उसकी बात को काट कर पूछता है। अगर करती थी तो कभी कहा क्यों नहीं? मुझे लगता है मुझे इसी बात की सज़ा मिली है राबी। मुझे तभी छोड़कर चली गई। मैं ये जान भी गया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर भी मैं अनजान बना रहा। वो उसके जवाब न देने पर कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं आरजी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो शर्मिंदा सी कहती है, चलो मेरे साथ। वो उसे यूँ देखकर उसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ लेकर जाता है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। वो उससे अपना हाथ छुड़ाती है, मगर वो भी उसकी एक नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़े फ्लैट से बाहर ले जाता है। न जाने वो क्या करने वाला था जिससे अभी कशिश अनजान थी। साहब जी, और कोई काम? मुलाजिम उसके सामने कॉफ़ी का कप रखने के बाद पूछता है। दुकान जो लान में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था, उसकी आवाज़ से ख्यालों से बाहर आता है। नहीं, बहुत शुक्रिया। वो कुर्सी की टेक छोड़ के कप उठाते हुए मुस्कुरा कर कहता है, जिस पर मुलाजिम भी सर हिलाता जाता है कि दुकान की आवाज़ पर रुकता है। कल सुबह ऑफिस से पहले मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो तुम चलना मेरे साथ। खैरियत साहब जी? मुलाजिम हॉस्पिटल का सुनकर पूछता है। हाँ, मेरे ऑफिस की एक वर्कर है, उनके वालिद की तबीयत ख़राब है, तो उनकी इयादत के लिए जाना है। वह एक सिप लेते हुए कहता है। जी ठीक है। मुलाजिम कहता चला जाता है और वो कप रखकर अपना मोबाइल उठाता है। मोबाइल में जो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ थी वो थी राबिया, और अब भी वो उसकी तस्वीर को देखे मुस्कुरा रहा था। तुम्हें पता है राबिया, जोहा कह रही थी कि मैं अब पहले जैसा दुखान नहीं रहा। जैसे पहले मैं चुप रहता था, हर किसी पर बिला वजह गुस्सा करता था, मैं अब बदल गया हूँ। जब तुम मेरे साथ थी बिल्कुल वैसा। वो उसकी तस्वीर को देखे कहता है, और तस्वीर में 21 साल लड़की मुस्कुरा रही होती है। जोहा लोग जो समझ रहे थे कि दुखान ने कुछ नहीं सुना, वो सब सुन चुका था। उनकी बात बस जाहिर नहीं कर रहा था। मगर शायद अब दुखान वही बेरहम, बेहिस, हर वक्त गुस्से में रहने वाला दुखान बनने वाला था। और यहाँ करते हैं हम अपने इस नावल को ख़त्म। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा इंशाल्लाह। और ये बताइएगा कि ये नावल आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है नावल, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि ये नावल आपको कैसा लग रहा है। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।